हेलो दोस्तों। जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 3 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 17 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम के आदेश के बाद उत्पाद सिपाही की बहाली 3 दिन के लिए स्थगित। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उत्पाद सिपाही की बहाली 3 दिनों 3 से 5 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम ने कहा कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कि एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते के लिए फल का व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा न ले। सीएम ने कहा कि आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ और चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो जा रहे हैं। आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3 से 4 वर्षों में सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है? इन युवाओं की असामयिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना घटित न हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मैया सम्मान योजना के खिलाफ PIL-JMM ने बताया भाजपा की साजिश। झारखंड की राजनीति इन दिनों गर्म है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार शह और मात का खेल जारी है। हेमंत सरकार द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे राज्य सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, अब विवादों में घिर गई है। इस योजना पर सिमडेगा निवासी विष्णु साहू द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिससे राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर पाखुड़ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत राज्य की 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे उनके बैंक खातों में सीधे जमा किया जाता है। योजना के तहत अब तक करीब 43 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। हालांकि इस योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर PIL में दावा किया गया है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि यह जनकरों के टैक्स के पैसे होते हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। हालांकि इस PIL पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जोर पकड़ने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस याचिका को बीजेपी की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी राज्य की मां बहनों के हितों के खिलाफ है और मैया योजना से उनकी क्या परेशानी है। सिमडेगा झामुमो के जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं के सम्मान और सहायता के लिए यह योजना शुरू की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह याचिका बीजेपी के इशारे पर दाखिल की गई है, जो मुख्यमंत्री के जनहित कार्यों को रोकने का प्रयास है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें राज्य की 21 से 50 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल झारखंड के निवासियों को मिलेगा और इसके लिए बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक है।
राज्य सरकार इस योजना को चुनावी मास्टर स्ट्रोक मान रही है, लेकिन हाईकोर्ट में दायर पीआईएल ने इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में एक और युवक की मौत। रांची के मेदांता में सोमवार सुबह तोड़ा दम। उत्पाद सिपाही के दौड़ में एक और युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान दीपक कुमार पासवान के रूप में हुई है। दीपक की उम्र 25 साल थी। दीपक के परिजनों ने बताया कि 28 अगस्त 2024 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच चियांकी हवाई अड्डा पलामू में दीपक कुमार पासवान की दौड़ थी। दीपक ने 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। 10वें किलोमीटर पूरी करने के क्रम में वह बेहोश हो गया और गिर गया। पुलिस ने दीपक को उठाकर सदर अस्पताल डाल्टनगंज में भर्ती करा दिया। दीपक के भाई को पता चला तो सदर अस्पताल से उसे एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर रोहित पांडे एवं अन्य डॉक्टरों ने 2 दिन तक दीपक का इलाज किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ तो दीपक को रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजनों ने 30 अगस्त 2024 को दीपक को मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। 2 सितंबर 2024 की सुबह डॉक्टर ने दीपक कुमार पासवान को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि दीपक पलामू जिला के पांडू थाना क्षेत्र के वृद्ध कैरा गांव का रहने वाला था। उत्पाद सिपाही भर्ती में मौत की दौड़ पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा। सरकारी प्रणाली पर उठाए सवाल। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा में अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकारी पक्ष इस मुद्दे पर मौन है, लेकिन विपक्ष विशेषकर एनडीए ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इन युवाओं की मौत को गैर न्यायिक और अमानवीय करार दिया। मरांडी ने लिखा, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के 500 सीटों की बहाली में 11 होनहार युवा अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सभी युवा अपने गरीब परिवार का सहारा थे, अपने मां बाप की आंखों का तारा थे। उन्होंने आगे कहा कि सामान्यतः भर्ती प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके पश्चात सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना किसी तैयारी के बेरोजगारों को मात्र 15 दिनों का मौका देकर दौड़ का आयोजन कर 11 युवाओं की बलि ले ली। मरांडी ने सरकार से न्यायिक आयोग के माध्यम से इन मौतों की जांच कराने की मांग की है और मृत युवाओं के परिवारों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की अपील की है। उन्होंने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आगे किसी भी भर्ती में ऐसी मौतें न हों। इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी और विपक्ष के आक्रामक रुख से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है और आगे इस पर गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। ईडी ने कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह और परिवार की 1,63,60,00,000 की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रांची शाखा ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम फंड के दुरुपयोग से जुड़े मामले में प्रमोद कुमार सिंह और उनके परिवार की लगभग 1,63,60,00,000 रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रमोद कुमार सिंह, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत थे, ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्वर्गीय शशि भूषण प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर सरकारी फंड का गबन किया। उन्हें एनआरएचएम फंड निकालने और खर्च करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया था। ईडी के अनुसार इन दोनों अधिकारियों ने जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया सह जोड़ा पोखर को आवंटित 9,39,00,000 रुपए की सरकारी राशि का गबन किया। यह घोटाला सामने आने के बाद प्रमोद सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद वह कोयले के कारोबार में शामिल हो गया था। ईडी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार और धन शोधन के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
एजेंसी ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और इसमें और भी संपत्तियों की जब्ती हो सकती है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, जेपीएससी में शीघ्र नियुक्त करें भ्रष्टाचार मुक्त अध्यक्ष। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन जेएसएसए के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में जल्द से जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला, महासचिव प्रकाश कुमार, सचिव अजय कुमार यादव, संरक्षक राहुल कुमार और संगठन के सदस्य चंदन कुमार तथा अजय कुमार शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि जेपीएससी पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली से लेकर 10वीं जेपीएससी तक भ्रष्टाचार की शिकायतें रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि जल्द से जल्द एक ऐसा अध्यक्ष नियुक्त किया जाए जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न हो और जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों के हित में काम करे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करने, साक्षात्कार में मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80 नंबर रखने और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की भी मांग की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री और जेपीएससी के मेंबर्स से वार्ता करेंगे और समस्या का समाधान शीघ्र करेंगे। उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर डीजीपी अनुराग गुप्ता का बयान, मुख्यमंत्री ने दी जांच का निर्देश। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा में हो रही लगातार मौतों पर पहली बार डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बयान दिया है। उन्होंने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें इस मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, हमने सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किए हैं और पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मौत किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुई है या व्यवस्था में किसी कमी के कारण हुई है या फिर किसी ने कुछ ऐसा सेवन किया है जिससे यह घटना घटी। गुप्ता ने भर्ती की व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सेंटर पर पानी, शौचालय, डॉक्टर, नर्स, ओआरएस और मेडिसिन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि दौड़ को यथासंभव सुबह 6 बजे से पहले शुरू करने और 10 बजे तक समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नौजवान और हमारे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। पूरा कार्यक्रम पारदर्शिता के साथ हो रहा है और हम एक अच्छे माहौल में भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, डीजीपी ने कहा। हाईवा पार करते ही धंस गया पुल, जाने फिर क्या हुआ। सोमवार सुबह सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजनगर जमशेदपुर मार्ग पर स्थित खैरकोचा पुलिया धंसने से एक हाईवा पुल के नीचे समा गया। घटना में हाईवा चालक बाल बाल बच गया और मौके से फरार हो गया। इस हादसे के कारण राजनगर का जमशेदपुर से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। खैरकोचा पुलिया से रोजाना हजारों लोग जमशेदपुर की ओर आते जाते हैं, लेकिन अब पुल के धंस जाने से राजनगर के लोगों को सीधा संपर्क बाधित हो गया है। हाईवा में पत्थर का डस्ट लोड था और यह राजनगर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। घटना सुबह 4 बजे की है, जब हाईवा पुलिया से गुजर रहा था। राहत और बचाव कार्य जारी है और सौभाग्य से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर का दौरा करेंगे, जो कोल्हान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा करने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह उनकी झारखंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान 2 वंदे भारत ट्रेनों टाटा पटना और टाटा भुवनेश्वर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों, जमशेदपुर के सांसद और कोल्हान के तीनों जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन के साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेवी नहीं मिलने पर बोकारो में उग्रवादियों ने किया तांडव, रोलर व डोजर में लगाई आग। बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र में पीएलएफआई ने लेवी के लिए एनजी प्रोजेक्ट कंपनी के डोजर और रोलर को आग के हवाले कर दिया है। यह घटना कोचागोड़ा के पास हुई, जहां पीएलएफआई ने जैनामोड़ा से गोला तक सड़क निर्माण करा रही कंपनी के उपकरणों को निशाना बनाया। आगजनी के बाद मौके पर पीएलएफआई के केंद्रीय संगठन ने यादव जी के नाम से कई पोस्टर भी छोड़े हैं। पोस्टरों में पीएलएफआई ने 5 करोड़ रुपए की लेवी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर रकम नहीं दी गई तो काम बंद कर दिया जाएगा। पोस्टर में जान माल के नुकसान की भी धमकी दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर जब्त कर ली और देर रात फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यह घटना पहले भी चेतावनी के संकेत दे चुकी थी, जब 24 अगस्त को पीएलएफआई ने पोस्टर लगाकर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस हमले के बाद कंपनी के मजदूरों और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है, क्योंकि यह घटना थाने से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर घटी है। कर्मी अर्जुन सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद मजदूर अब यहां काम करने से डर रहे हैं। वहीं एसपी पूज्य प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कंपनी के मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। माइक्रो फाइनेंस के कर्मी से लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार व हथियार जब्त। रांची चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस के कर्मी से खरियानी पुल के पास 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार के बल पर लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने 2 अपराधी को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों में सुनील चौधरी उर्फ धनंजय चौधरी उर्फ ढुलू चौधरी और बबलू चौधरी शामिल है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का हीरो कंपनी का एक्सट्रीम 160 सीसी मोटरसाइकिल फर्जी नंबर BR021581 लगा हुआ था को जब्त किया गया है। उक्त जानकारी गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडेय ने दी। उन्होंने कहा कि घटना में प्रयुक्त 2 देशी कट्टा, 8 जिंदा गोली, माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूटे गए बैग एवं नगद 7,490 रुपए बरामद किया गया। घटना में संलिप्त तीसरे अपराध कर्मी की भी पहचान हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। कोडरमा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 लड़कियां और 3 लड़के रंगे हाथ गिरफ्तार। कोडरमा जिले के बागीटांड स्थित स्पाइसी होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक महिला समेत 4 लड़कियों और 3 लड़कों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही होटल के मालिक और मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया। सभी गिरफ्तार व्यक्ति बिहार के नवादा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने इस मामले की पुष्टि की है। एसडीपीओ जितवाहन उरांव के अनुसार कोडरमा के बागीटांड स्थित स्पाइसी होटल के बेसमेंट में ग्राहकों की मांग पर बाहर से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान होटल से भारी मात्रा में शराब और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 बिहार पुलिस के जवान भी शामिल हैं, जबकि होटल संचालक अश्विनी कुमार नवादा का निवासी है। यह स्पाइसी होटल बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है, जहां हर वीकेंड पर बिहार से आने वाले लोगों की भीड़ जुटती है। इस इलाके में कई अन्य होटल भी संचालित हो रहे हैं। कुछ महीने पहले इन्हीं होटलों के आसपास शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोडरमा पुलिस की इस कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के अवैध धंधों पर रोक लगेगी। रजरप्पा पूजा करने आया गया का श्रद्धालु दामोदर में समाया, तलाश जारी। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका के दर्शन को आया एक शख्स दामोदर नदी में बह गया। शख्स बिहार के गया का रहने वाला है। रविवार देर रात तक पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिले से बस और 4 पहिया वाहन से करीब 15 से 20 महिला और पुरुष मां
छिन्नमस्तिका के दर्शन पूजन के लिए रजरप्पा पहुंचे थे और पूजा अर्चना करने के बाद वे वापस लौटने के लिए जाने लगे। इसी दौरान कौशल कुमार और अंकित कुमार तांती अन्य लोगों से नदी किनारे से आने की बात कहकर दामोदर नदी के पास पहुंचे। कौशल कुमार बोकारो रामगढ़ पुल के पास दामोदर नदी में हाथ धोने के लिए जैसे नदी किनारे पहुंचे, उसी दौरान कौशल का पैर फिसल गया। अंकित ने हल्ला करते हुए कौशल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी डूबने लगा। तभी नदी के किनारे एक दुकानदार ने अंकित को तो निकाल लिया, लेकिन कौशल को नदी से नहीं निकाल पाया। दामोदर नदी का बहाव भी काफी तेज था और देखते ही देखते कौशल डूबकर ओझल हो गया। तब तक पूरी घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के साथ साथ कौशल के साथ पहुंचे उनके लोगों को भी हुई। लोग शोर मचाते हुए वहां पहुंचे, लेकिन डूबे हुए श्रद्धालु कौशल कुमार का कोई पता नहीं चला। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोला थाना के सब इंस्पेक्टर अमित वहां पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजने का प्रयास किया, लेकिन रात हो जाने के कारण और नदी में बहाव तेज होने के कारण डूबे हुए व्यक्ति कौशल कुमार का कोई पता नहीं चल पाया। गोला अंचल के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गोला के सब इंस्पेक्टर अमित वहां गए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए कौशल कुमार को खोजने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज था और दामोदर नदी में चट्टान काफी है, जिसके कारण डूबे हुए व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया। नदी के किनारे रहने वाले गांव के प्रमुख व्यक्तियों को इसकी सूचना दी गई है। यदि नदी के किनारे कुछ पता चलता है तो वह पुलिस को सूचित करें। कौशल कुमार बिहार के गया जिले के एसपी कोठी के पास रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कई बसों के मालिक भी बताए जा रहे हैं। नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर, नहीं उठा लोगों के घरों से कचरा। रांची नगर निगम के 2000 से अधिक सफाई कर्मी सोमवार से हड़ताल पर चले गए, जिससे कि राजधानी में लोगों के घरों से कचरे का उठाव नहीं हुआ। इसके अलावा जगह जगह पर कचरा जमा है, जिससे शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। निगम सफाई मजदूर संघ की बैठक नागा बाबा खटाल मार्केट में हुई थी, जहां अध्यक्ष दयानंद यादव ने 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने, सुपरवाइजर के वेतन में 30% की वृद्धि करने और परिवहन भत्ते को 1000 से 3000 रुपये करने की मांग की थी। वहीं निगम भवन में कार्यरत कर्मियों ने भी अनुकंपा बहाली और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की योजना बनाई है। वे सोमवार से नारेबाजी, मंगलवार को काला बिल्ला, बुधवार को सामूहिक अवकाश, गुरुवार को मौन व्रत और शुक्रवार को धरना देंगे। मांगें पूरी न होने पर शनिवार से निगम कार्यालय का कामकाज ठप करने की धमकी दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक का आयोजन विधानसभा चुनाव को देखते हुए बनवाड़ीह स्कूल परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिल्ली प्रखंड अध्यक्ष राधिका महतो ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के रांची जिला उपाध्यक्ष सह विधानसभा प्रभारी रामानंद वेदिया उपस्थित थे। इस बैठक को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष रामानंद वेदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं एवं क्षेत्र में विकास के कार्य के बारे में जानकारी होना जरूरी है। महिलाओं के बारे में आज तक झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत बने, मगर हेमंत सोरेन महिलाओं के बारे में जो सोचते हैं वह कर दिखाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैया सम्मान योजना से 1000 रुपया महिला के खाते में भेजा जा रहा है। रामानंद बेदिया ने उपस्थित लोगों से अपील किया कि विधानसभा चुनाव में झामुमो को दोबारा जीताकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएं। वहीं फखरुद्दीन राय ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारे राजनीतिक दल आपके दरवाजे पर आएंगे। आपको विचार करना होगा कि हम कैसा नेता चुनें और किसको जीताना है। जो आपके साथ है और आपके विचार को समझता है, उसे जीता कर अपना मान सम्मान बढ़ाएं। इस मौके पर अजीत महातो, ग्राम प्रधान धीरेन्द्र बेदिया, अर्जुन बेदिया, पंचायत समिति लखीराम बेदिया, मनोज भोक्ता, भुवनेश्वर बेदिया, रथू माझी, फागू बेदिया, संतोष साहू, उप मुखिया दिनेश बेदिया, संजय बेदिया, प्रमोद बेदिया, प्राण माझी, नेहरू बेदिया समेत महिलाएं उपस्थित थीं। छिपकली के कारण 5 घंटे लेट हुआ मुंबई रांची विमान।
मुंबई से रांची के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो एयरलाइंस का विमान मुंबई एयरपोर्ट पर एक छिपकली की वजह से 5 घंटे से अधिक समय तक रुका रहा। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस के मुंबई रांची विमान में रविवार को छिपकली दिखाई देने के बाद विमान मुंबई एयरपोर्ट से देरी से उड़ान भरा। विमान अपने निर्धारित समय दोपहर 1:35 के बजाय 1 घंटा विलंब से उड़ान भरने के लिए रनवे पर आया। इसी दौरान एक यात्री को विमान में छिपकली दिखाई दी। उन्होंने अलार्म बजाने के साथ शोर मचाया। विमान में छिपकली का पता लगाने के लिए ग्राउंड स्टाफ के साथ केबिन क्रू के सदस्यों को लगाया गया। इस दौरान विमान में पायलट की ओर से घोषणा की गई कि ग्राउंड स्टाफ की मंजूरी के बाद ही फ्लाइट उड़ान भरेगी। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के कर्मियों ने सभी यात्रियों को विमान से उतरने को कहा। इसके बाद विमान में फिर से जांच शुरू की गई। इधर यात्रियों ने टर्मिनल मैनेजर से दूसरे विमान की व्यवस्था करने की बात कही। विमान शाम 6:45 पर मुंबई से रांची के लिए उड़ान भरा और रात 9:33 पर रांची पहुंचा और 10:15 बजे रांची से मुंबई के लिए उड़ान भरा। वहीं इंडिगो के अधिकारियों ने बताया कि रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर छिपकली नहीं मिली। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से आज फिर करेगी ईडी पूछताछ। ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि सोमवार को वह ईडी दफ्तर आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग व रेव पार्टियों में सांपों के जहर की आपूर्ति करने के मामले में ईडी उनसे पहले भी पूछताछ कर चुका है। ईडी ने इस मामले में मई 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि पहले भी कई बार ईडी ने एल्विश से पूछताछ कर चुकी है। 23 जुलाई को एल्विश से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन तब भी वो कई सवालों के जवाब देने में बचता रहा या उसने काफी घुमा फिराकर जवाब दिए, जिसके बाद अब ईडी ने उसे फिर से बुलाया है। रांची में मैया सम्मान योजना को लेकर बैठक आयोजित, पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा ट्रेनिंग ग्राउंड खोजाटोली नामकुम रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना संबंधित बैठक करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त रांची श्री दिनेश कुमार यादव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची श्री उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक शहर एवं ग्रामीण ट्रैफिक अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची एवं कार्यक्रम से जुड़े तमाम अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद पुलिस से बचने को बराकर नदी में कूदा, डूबने से मौत। टुंडी थाना क्षेत्र के बराकर नदी स्थित लाहरबाड़ी घाट पर सोमवार की अहले सुबह मधुरुषा कटचिरा निवासी दर्शन मंडल 42 वर्ष का शव बरामद किया गया। बताया गया कि रविवार को दर्शन मंडल की गांव के ही एक व्यक्ति साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने दर्शन मंडल के खिलाफ टुंडी थाना में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस रविवार की शाम दर्शन मंडल के घर पूछताछ करने पहुंची। पुलिस को देखकर दर्शन मंडल भागने लगा और पुलिस से बचने के लिए घर के समीप स्थित बराकर नदी में कूद गया। सोमवार की सुबह उसका शव नदी किनारे पड़ा मिला। खबर पाकर घटनास्थल पर परिजनों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और घटना की सूचना टुंडी पुलिस को दी गई। टुंडी, पूर्वी टुंडी वह मनियाडीह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। परिजन वह ग्रामीणों ने शव को नदी से उठाने का विरोध कर किया। परिजनों का कहना था कि पुलिस के डर से भागने के क्रम में दर्शन मंडल की नदी में डूबकर मौत हो गई। वे दर्शन मंडल की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मौके पर पहुंचे टुंडी के सीओ जितेंद्र प्रसाद, टुंडी थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो, मनियाडीह थाना प्रभारी शिव कुमार ने ग्रामीणों को काफी समझाया। 30,000 रुपए नकद और सरकारी प्रावधान के अनुसार परिवार को सहायता राशि व लाभ देने के आश्वासन पर परिजन माने और शव को नदी से उठाने दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया। इधर टुंडी थाना प्रभारी असीम कमल टूनो ने कहा कि दर्शन मंडल की बराकर नदी में डूबने से मौत हो गई है। पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड जनहित मोर्चा के अध्यक्ष माना पाठक ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सीओ से पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। उत्पाद विभाग सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर भाजयुमों ने निकाला मशाल जुलूस। राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की असमय और दुखद मौत ने पूरे राज्य में गहरे शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इससे नाराज जमशेदपुर महानगर ने सोमवार को मशाल जुलूस निकालकर कड़ा विरोध जताया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय से साकची बड़ा गोलचक्कर तक हाथों में मशाल लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सोचे समझे और राजनीति को ध्यान में रखकर सबसे पहले दौड़ का आयोजन कर दिया गया। अगर दौड़ की प्रक्रिया सभी जिले में आयोजित की जाती तो छात्र अपने ही गृह जिले में दौड़ की प्रक्रिया पूरा करते, जिससे अभ्यर्थियों को रात से लाइन में लगना नहीं पड़ता। भाजपा ने अभ्यर्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार से उनकी समुचित सहायता और मुआवजे की मांग की। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की नीतियों और तुगलकी फरमान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसी अमानवीय घटनाओं से सरकार की संवेदनहीनता और तानाशाही प्रवृत्ति उजागर होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के कारण कई घरों का चिराग बुझ रहा है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय मौत बांट रही है। उन्होंने युवकों की मौत की न्यायिक जांच कराने, मृत युवकों के आश्रितों को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा आपाधापी में भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ आयोजित कराने के कारण ही राज्य के 12 युवक मौत के काल के गाल में समा गए। हेमंत सरकार ने भर्ती केंद्रों पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था की, न शौचालय की और न ही महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था की। मशाल जुलूस में यह रहे शामिल। मशाल जुलूस में पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, जटाशंकर पांडेय, नीरज सिंह, संजीव सिन्हा, राजीव सिंह, संजीव सिंह, विजय तिवारी, मीली दास, शांति देवी, काली शर्मा, प्रेम झा, सुबोध झा, ज्ञान प्रकाश, उज्ज्वल सिंह, अमित सिंह, किशोर ओझा, अजय श्रीवास्तव, राजीव रंजन सिंह, विजय सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद, सागर राय, सोनू ठाकुर, शैलेश गुप्ता, अभिमन्यु सिंह चौहान, चंदन चौबे, सुशील पांडेय, अभिषेक डे, चिंटू सिंह, कृष्णकांत राय, पप्पू उपाध्याय, विनोद राय, प्रशांत पोद्दार, अमित मिश्रा, आनंद कुमार, सूरज सिंह, राजपति देवी, उपेंद्र नाथ सरदार, भोपना महाली, अजय सिंह, बबलू गोप, शशांक शेखर, पप्पू कुमार, मुकेश कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। साइबर फ्रॉड से बचाव की शिक्षकों को दी गई जानकारी। साइबर सुरक्षा को लेकर सोमवार को रविंद्र भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन साइबर पीस संस्था के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें जमशेदपुर, बोडाम, पटमदा, पोटका के सरकारी व निजी विद्यालयों के 1000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में तकनीक के इस युग में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों व जटिलताओं पर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षकों को साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षकों को बताया गया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी के आधुनिक दृष्टिकोण और उसकी प्रासंगिकता से परिचित कराना है, जिससे वे अपने छात्रों को तथा आसपास के लोगों को इस क्षेत्र में नई जानकारियां प्रदान कर सकें तथा साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रख सकें। कार्यशाला में बताया गया कि सभी श्रेणियों के डेटा काफी महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर संवेदनशील डेटा, व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, बौद्धिक संपदा, बैंक अकाउंट से जुड़ा फ्रॉड आदि शामिल है। साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण भी दिया गया। मानगो फ्लाईओवर के निर्माण का पाइल टेस्ट सफल। 1875 MT का दिया गया था लॉर्ड। मानगो से साकची को जोड़ने वाले फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता सोमवार को साफ हो गया। फ्लाईओवर के पिलर निर्माण के लिए किया जा रहा पाइल टेस्ट सफल हो गया। यह खुशखबरी मिलने के बाद
स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी जानकारी आम लोगों से साझा की। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से फ्लाईओवर निर्माण के लिए 27 अगस्त से 29 अगस्त तक पाइल टेस्ट किया गया। पाइल टेस्ट में 1885 मीट्रिक टन का लोड दिया गया, जो सफल रहा। मंत्री ने बताया कि अब फ्लाईओवर के पिलर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसका शुभारंभ 6 सितंबर को मानगो ब्लूवेल्स स्कूल के समीप पिलर निर्माण कार्य से किया जाएगा। बताया कि पाइल नंबर 3 ब्लूवेल्स स्कूल के समीप पड़ रहा है। वहां पिलर का निर्माण दुर्गा पूजा तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 29 एवं 28 नंबर को पिलर का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि 13 नंबर वाला पाइल स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। उन्होंने आम जनता से 6 सितंबर को पिलर निर्माण कार्य के शुभारंभ में मौजूद रहने का आग्रह किया। कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कई तरह की बाधाएं आईं, लेकिन सभी समस्याओं को दूर कर लिया गया। खासकर पाइल टेस्ट सबसे बड़ी बाधा थी। कहा कि जनता से किया वादा 18 माह बाद फ्लाईओवर के रूप में पूरा होगा। जब जमशेदपुर की जनता को पहले फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी, इसके बनने के बाद जाम से मुक्ति मिलेगी और सड़क दुर्घटना में भी रोक लगेगी। मालूम हो कि मानगो फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कई तरह की बाधाएं सामने आईं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका ऑनलाइन शिलान्यास किए जाने के बाद डिजाइन को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई। पहली बार बनाई गई डिजाइन में मानगो सेंट्रल वर्ज में पिलर पड़ रहा था। इसको लेकर मंत्री ने विगत वर्ष 23 जनवरी को विभागीय अधिकारियों के अलावे टाटा स्टील एवं TSUISL के अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर डिजाइन में एवं लागत में परिवर्तन किया गया। अंततः 461 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर के निर्माण की सहमति मिली। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल में 7 मार्च को इसका पुनः शिलान्यास किया गया। धनबाद तेतुलमारी में भाई को बचाने गई बहन की करंट से मौत। ईस्ट बसूरिया निछानी 1 नंबर निवासी विशेश्वर उर्फ बौआ मल्लाह की पुत्री आरती देवी 35 वर्ष की सोमवार को इन्वर्टर का करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि बौआ मल्लाह का पुत्र अपने घर के इन्वर्टर में कनेक्शन जोड़ रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। यह देख उसकी बहन आरती देवी उसे बचाने गई और खुद करंट के चपेट में आकर बेहोश हो गई। आरती देवी को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आरती देवी को एक पुत्र व एक पुत्री है। 80 लाख का ठगी करने वाले साइबर अपराधी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। मूल राशि का 10 गुना करने का प्रलोभन देते हुए 80 लाख का ठगी करने वाले साइबर अपराधी को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर सीआईडी की साइबर सेल टीम ने कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु से अशोक कुमार रवि नाम के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। सोमवार को सीआईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी ने वादी को फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया और राशि निवेश करने का प्रलोभन दिया गया। इसके बाद उन्हें वीकिंग ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करवाया। 10 गुना राशि करने की कही बात। साइबर अपराधी ने इस ऐप के फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के जरिए निवेश करते हुए मूल राशि का 10 गुना करने का प्रलोभन देते हुए कुल 80 लाख रुपया का साइबर ठगी कर लिया गया। इसे लेकर वादी द्वारा इस साल अप्रैल महीने में साइबर सेल में मामला दर्ज कराया गया था। धनबाद निरसा में बकरी चोरी कर भाग रहे कार सवारों को ग्रामीणों ने पकड़ा, 3 की जमकर पिटाई। निरसा में NH2 बाजार चौक के समीप सोमवार को बकरी चोरी कर भाग रही एक स्विफ्ट कार को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया। लोगों ने कार पर सवार 3 लोगों को उतारकर जमकर पिटाई कर दी, फिर कार समेत तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि सफेद रंग की कार जामताड़ा रोड के पांड्रा मोड़ की ओर से निरसा की ओर तेजी से आ रही थी। कुछ बाइक सवार कार का पीछा कर रहे थे। निरसा चौक के पास भीड़ के कारण कार रुक गई। तभी ग्रामीणों ने कार को घेर लिया और तीनों आरोपियों की जामकर पिटाई कर दी। कार का शीशा भी तोड़ दिया। भीड़ में शामिल लोग कार में रखी चोरी की 3 बकरियों को ले गए, जबकि 1 बकरी पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में झारियां थाना मोड़ के रमेश ठाकुर व मोहम्मद सबीर तथा झरिया शाहनगर का शेख राहवल शामिल है। भीड़ पिटाई से तीनों घायल हो गए। तीनों का इलाज निरसा CHSC में कराया गया। एक आरोपी भीड़ का फायदा उठा भाग निकला।
समाचार बनाए जाने तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। गुव्वा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उठाया योजनाओं का लाभ। नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत गुव्वा पूर्वी पंचायत में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी व पश्चिमी पंचायत की मुखिया चांदमनी लागुरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देवकी कुमारी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों को दी। उन्होंने योजनाओं का लाभ सभी लोगों को लेने के लिए प्रेरित किया। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की लंबित समस्याओं का निष्पादन किया। शिविर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 131 लोगों का किया गया। इसमें 100 लोगों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। JSLPS के 50 ID कार्ड, SHG महिलाओं का बैंक लिंकेज, 28 CCL लिंकेज, 300 मैया योजना का फॉर्म लिया गया। 3 महिलाओं की गोद भराई रस्म और एक बच्चे की मुंह जुट्ठी हुई। क्ष शिविर में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सभी प्रकार की पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड वितरण, सामुदायिक वन पट्टा, व्यक्तिगत वन पट्टा से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों, सरकारी लाभों का वितरण, स्कूली बच्चों के बीच लैमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र का वितरण, छात्र छात्राओं के बीच साइकिल क्रय हेतु प्रतीकात्मक चेक का वितरण तथा DBT के तहत राशि का वितरण, स्वयं सहायता समूह क्लस्टर सदस्यों के बीच ID कार्ड का वितरण, घोती साड़ी लुंगी का वितरण एवं कंबल का वितरण के साथ साथ ऑन द स्पॉट राजस्व अभिलेखों में संशोधन, परिमार्जन, जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जरूरी संशोधन, आधार राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबंधित शिकायत का निवारण भी करने का कार्य किया गया। शिविर में मुखिया पद्मिनी लागुरी, ममता देवी, अनुराधा राव, गीता देवी, पद्मा केसरी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीण मौजूद थे। इंदिरा नगर कल्याण नगर बस्तियों के 150 घरों को तोड़ने के मामले में NGT में हुई सुनवाई। भुइयांडीह की इंदिरा नगर कल्याण नगर बस्तियों के 150 घरों को तोड़ने के संबंध में जारी नोटिस के विरुद्ध बस्ती वासियों द्वारा NGT की कोलकाता बेंच में दायर आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई। बस्ती वासियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने बेंच के समक्ष तर्क दिया कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने न्यायालय के समक्ष संयुक्त जांच समिति का जो प्रतिवेदन शपथ पत्र दाखिल किया है वह पढ़ने योग्य नहीं है। शपथ पत्र के अनुलग्नक 2 में ही प्रशासन का कहना है कि उन गृहस्वामियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता की आपत्ति के बाद न्यायालय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त का शपथ पत्र मांग कर देखा। प्रतिवेदन अस्पष्ट होने सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि न्यायालय के सामने दायर शपथ पत्र पढ़ने योग्य होना चाहिए। NGT ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त NGT के सामने दोबारा शपथ पत्र दायर करें। अब मुकदमे की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। कोर्ट की कार्यवाही के संबंध में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बताया कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ने भी अभी तक NGT के सामने अपना शपथ पत्र दायर नहीं किया है। झारखंड सरकार के वकील ने इसके लिए NGT से समय मांगा। उन्हें भी 21 अक्टूबर तक शपथ पत्र दायर करने के लिए NGT ने कहा है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी इस संबंध में भी अपना शपथ पत्र दायर नहीं किया है। उन्हें भी 21 अक्टूबर तक शपथ पत्र दायर करने का समय मिल गया। श्री राय ने NGT द्वारा दोबारा शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन 21 अक्टूबर तक बस्ती वासियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। इस संबंध में वह उपायुक्त से मिलकर भी बात करेंगे।
श्री राय ने बताया कि बस्तीवासियों के वकील संजय उपाध्याय ने एनजीटी से मांग की है कि बस्तीवासियों को झारखंड सरकार के आदेश से राहत दिलाई जाए। जब एनजीटी के सामने दोबारा शपथ पत्र 21 अक्टूबर तक जिला प्रशासन दायर करेगा और वह पठनीय होगा, तभी इसके बारे में आगे की कार्यवाही होगी। एनजीटी में इस मामले में सुनवाई होगी। श्री राय ने कहा कि 30 जनवरी के अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाए ताकि उसे भी पक्षकार बनाकर उसका पक्ष सुना जा सके। आश्चर्य है कि इस स्पष्ट आदेश की आरडीएच में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन बस्तीवासियों को उनके घर तोड़ देने के संबंध में नोटिस जारी कर रहा है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा नए सिरे से शपथ पत्र दायर करने के बाद इस बिंदु पर बस्तीवासियों का पक्ष एनजीटी में उनके अधिवक्ता संजय उपाध्याय रखेंगे। लौड़िया गांव में निकला 10 फीट का अजगर। चक्रधरपुर प्रखंड की पदमपुर पंचायत के लौड़िया गांव स्थित एक खलिहान में लगभग 10 फीट का अजगर निकला। उसे ग्रामीणों ने पकड़कर चक्रधरपुर के वन विभाग कार्यालय के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि लौड़िया गांव निवासी ज्ञानेंद्र कांडेयांग अपने खलिहान में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खलिहान में रखे अरहर दाल के वोटों के समीप अजगर सांप देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से अजगर सांप को पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों से गांव में मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख इत्यादि गायब हो रहे थे। संभवतः यह अजगर ही मुर्गे, मुर्गियों को अपना शिकार बना लेता था। इधर ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर एक बोरे में भरकर वन विभाग के हवाले कर दिया। इसके बाद वन विभाग ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। लातेहार बुकरू में हाथियों ने घर को किया क्षतिग्रस्त। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। लगातार तीसरे दिन जंगली हाथियों के झुंड ने शेरेगाड़ा पंचायत के बुकरू गांव में उत्पात मचाया। हाथियों ने बबलू यादव के घर समेत खेत में फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी घर में रखे अनाज, चावल, मकई, गेहूं को खाकर चट कर गए। पीड़ित बबलू ने बताया कि जंगली हाथियों का झुंड अचानक गांव में आ धमका और घर को ध्वस्त करने लगा। परिवार वाले किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी के झुंड को दूर खदेड़ने एवं क्षतिग्रस्त घर का मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में आए दिन हाथियों के झुंड द्वारा ग्रामीणों के घरों को ध्वस्त कर दिए जाने का मामला सामने आते रहता है, लेकिन वन विभाग की टीम हाथियों को झुंड को दूर भगाने में विफल साबित होती है। शोक संवेदना व्यक्त करने मुसाबनी पहुंची भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता। घाटशिला मुसाबनी प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ता अशोक पासवान के पिताजी सूनेलाल पासवान का पिछले दिन असामयिक देहांत हो गया था। कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। खबर मिलते ही भाजपा नेत्री एवं समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने उनके आवास में पहुंचकर परिवार के लोगों के बीच शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष जयंत घोष, घाटशिला सांसद प्रतिनिधि सत्यनारायण पुष्टि, विनय बेरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।